हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं आपके डीएसएसबी के एग्जाम में, डीएमआरसी के एग्जाम में, और कई बार ये रिपीट भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो अभी आपका कमिंग महाट्रांसको का एग्जाम है या जितने भी आपके जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए ये क्वेश्चन, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। वो कर्व जो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है वो कैसा होता है? लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला, नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि सभी जानते होंगे कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं V = IR, या अगर आपको मालूम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो जैसे जैसे हम अपना अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे ही हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाता है सर्किट में। तो अगर V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे हम तो V = IR हो जाएगा। अब R की दो कंडीशन हो सकती हैं, R कांस्टेंट भी हो सकता है, R नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर R कांस्टेंट है तो उस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमें जो ग्राफ मिलेगा वोल्टेज और करंट के बीच में, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमारे सर्किट का करंट है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट जो है वो इंक्रीज होगा, तो हमें कर्व जो है वो लीनियर मिलेगा। किस केस में? व्हेन R इज कांस्टेंट। और ऐसे डिवाइस जिसमें R कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो कहलाते हैं ओमिक डिवाइस, और उनके लिए हमारा ग्राफ जो होता है लीनियर आता है। ठीक है, और जिसमें R आपका कांस्टेंट नहीं होगा वो आपके कहलाएंगे नॉन ओमिक डिवाइस, और उनका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आएगा। ये वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये आपका करंट है। तो ये रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट के बीच में, ओम्स लॉ जो रिप्रेजेंट करता है। ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, ओम्स लॉ एग्जिबिट ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। जो ओम्स लॉ है वो बताता है एक लीनियर रिलेशनशिप अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम्स लॉ के केस में, इसीलिए हमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब अगर R कांस्टेंट है, यहाँ पे दो केस हैं, अगर R कांस्टेंट है तो ये ओमिक डिवाइस का ग्राफ है और कर्व हमारा लीनियर मिलेगा। अगर R कांस्टेंट नहीं है, R वेरिएबल है, तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, और इनका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं मिलेगा हमको। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली एज। वायर का रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली होता है? तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा रेजिस्टेंस का, तो वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρl/A। A क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, L लेंथ ऑफ द वायर है, और रो कहलाती है रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे पूछा गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे भी। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, ये ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। The resistance of the wire is directly proportional to its length. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हमारे कंडक्टर के मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम इन ऑल द पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है?
तो अगर आपको मालूम होगा कि जो सीरीज सर्किट होते हैं उनमें करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। पे हमने एक V वोल्टेज अप्लाई किया, तो सीरीज में होने के कारण इनमें जो करंट फ्लो होगा वो तो पूरे सीरीज में सेम होगा, यानी R1 रेजिस्टेंस का करंट भी वही होगा, I होगा, R2 का भी I होगा और R3 का भी I होगा, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। यानी R1 का वोल्टेज होगा V1, R2 का वोल्टेज होगा R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। तो ध्यान रखिएगा, सीरीज के केस में करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज वेरी करता है, और पैरेलल के केस में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट वेरी करता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, ये पूछा गया था 2011 के आरपीएससी के एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, किरचॉफ्स लॉ वैलिड होता है बोथ लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए किरचॉफ्स लॉ आर यूज्ड फॉर वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ लॉ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू द नेटवर्क, किस नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो हमारे यूनिलेटरल और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए, एक्टिव और पैसिव के लिए, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए और लम्प नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, तो वो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है KCL इज एप्लीकेबल ओनली टू, KCL किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल होता है जंक्शन नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है, यहाँ पे देखिए दिस लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एंटरिंग एंड एग्जिट ए नोड मस्ट इक्वल टू 0, यानी एक नोड के अक्रॉस कितना करंट एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है उनका सम 0 होता है, ये कहता है आपका किरचॉफ करंट लॉ। KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, जंक्शन इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, अगर हम बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस को तो वोल्टेज इंक्रीज होता है। यहाँ पे लिखा भी है व्हेन कनेक्टिंग द सेल इन सीरीज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस द सेल कैन इंक्रीज एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटी ऑफ द सेल विल बी सेम कैपेसिटी ऑफ सिंगल सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट सेम रहता है या करंट कांस्टेंट रहता है। अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, अगर बहुत सारे सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट इंक्रीज होगा, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए जब भी पैरेलल की बात करते हैं अपन तो वोल्टेज सेम होता है उस केस में और करंट इंक्रीज होता है या करंट हमारा वेरिएबल होता है, चेंज होता है हर एक कंपोनेंट में। लेकिन जब हम सीरीज की बात करते हैं तो करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज वेरिएबल होता है उस टाइम। तो यहाँ पे लिखा है सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर वोल्टेज रेटिंग विल इंक्रीज, इफ सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल their current rating will be increased. Parallel connection का मतलब है in order to increase the ampere hour rating of battery. Next question है if a voltmeter is connected like a ammeter in series with a load. अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लोड के साथ कनेक्ट कर दें जैसे हम अमीटर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। इफ कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, अगर हम
वोल्ट मीटर को लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा हमारे सर्किट में, या बहुत नॉमिनल करंट फ्लो होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पजेसेस करंट इज कॉल्ड। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट पजेस करता है अपने में, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पजेस करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा कंडक्टेंस के बारे में दिया हुआ है। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कंडक्टेंस इज द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस का मतलब क्या है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी तो वो कहलाता है कंडक्टेंस। और ये हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ करंट विच फ्लो टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे जितने डिवाइस यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी दी हुई है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन जो आती हैं उनको अपोज करता है। तो सबकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हैं, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल होता है? तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको मालूम होगा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR। डिफाइन रेजिस्टेंस एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I और कंडक्टेंस क्या कहलाता है? इज द रेशियो ऑफ करंट ओवर वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब किसके नाम पे रखा गया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी करता है इनवर्सली। अब ये जो क्वेश्चन है वो DSSB में पूछा गया था 2015 में, जो 31 मई 2015 को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़िएगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इसका करेक्ट आंसर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी अभी बताया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। उसी से ये सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है R इक्वल टू रो L बाय A होता है, यानी R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेकिन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। A कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर और L कहलाती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे SI यूनिट वगैरह सब कुछ दिए हैं, तो वो आप ध्यान से पढ़िएगा। फुल एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्योर मेटल का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस बिकॉज प्योर मेटल हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और पॉजिटिव रेजिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट का मतलब ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है तो वो डिक्रीज होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब आप कहोगे अगर यहाँ मीटर भी दिया होता, गैल्वेनोमीटर भी दिया होता, तो हमारा आंसर होता गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अमीटर का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए करंट को सर्किट में, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में। दोनों में बहुत डिफरेंस है। गैल्वेनोमीटर कैन यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। अमीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे पूरा वोल्ट मीटर का, वॉट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, अमीटर का सबका यूज दिया हुआ है, तो वो आप जरूर पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जरूर पढ़िएगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमीटर का यूज किया जाता है
करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, जबकि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है करंट को सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए या स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, बिल्कुल माइक्रो एम्पियर के करंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, जितनी अदर इंफॉर्मेशन दी है, वो आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल में बहुत सारे 50 MCQ क्वेश्चंस के वीडियोस डाले हैं, 50 वीडियोस डाले हैं MCQ क्वेश्चंस के, तो वो जरूर आप देखिएगा। उससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। बाय।